हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान में जितने भी हमारे महत्वपूर्ण सूत्र और उनके मात्रक हैं जो कि यूज हुए हैं, जबकि मान के चलते हैं फिजिक्स में ही हमारे सबसे ज़्यादा फार्मूले और मात्रक हैं उन्हीं में यूज हुए हैं। तो हम चैप्टर वाइज सभी फार्मूलों को और उनके मात्रकों को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। पूरा एक ही वीडियो में आपके जितने भी फार्मूले होंगे सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर गति जिसका नाम है मोशन, इसमें जो जो फार्मूले यूज हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहेगा चाल यानी स्पीड का। तो हमारा जो चाल का फार्मूला होता है, तो चाल बराबर जो हमारा होता है वो दूरी बटे समय होता है। ये तो आप सभी को पता है कि चाल का जो फार्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। तो चाल को हम यहाँ पे स्पीड को दिखा सकते हैं, चाहे कि आप v से दिखा दीजिए या स्पीड को हम s से भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चाल को हम v से ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो v बराबर डिस्टेंस को d से लिख लीजिए और समय को t से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन t हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये आपका चाल का सूत्र हो जाएगा। और ये d जो आपकी है इसको हम दूरी कहते हैं और दूरी को हम मीटर में नापते हैं। t हमारा समय है, समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका क्या है, चाल का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है चाल का फार्मूला क्या होगा, दूरी बटे समय। तो चाल को हम चाहे तो v से भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी चाहें वो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डी से हमारा मीटर और टी से हमारा सेकंड हो जाएगा। दूसरा हमारा फॉर्मूला है वेग का। तो वेग बराबर जो हमारा सूत्र होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर है। आप लोगों को क्लास में जो हमने आपको बताया भी था, आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। यहाँ पर तो हम सिर्फ फॉर्मूला देख सकते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसको भी अगर हम नापेंगे तो मीटर में ही नापेंगे और समय हमारा किसमें नापा जाएगा, सेकंड में। तो इसकी भी यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब वेग को भी हम यहाँ पे v से ही लिखेंगे, तो इसको आप s से लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो वेग को v से लिखेंगे और विस्थापन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, s से लिखते हैं। यहाँ पे विस्थापन को s से लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं। तो v बराबर हमारा जो आएगा s अपॉन टी आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कहाँ पे किस वर्ड का यूज करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपका s है वो विस्थापन के रूप में काम करेगा, वहाँ पर जो आपका s है वो चाल के रूप में काम करेगा। इससे अच्छा है चाल और वेग को आप v लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे वेग का मात्रक हो जाएगा और ये वेग का फॉर्मूला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वेग का अगर हम क्या करें, अगर हम थोड़ा सा ताछड़ी के लिए निकालेंगे तो इसको हम डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ समय के लिए होता है तो ये भी याद रखना है, v बराबर डी एस अपॉन डी टी। अगला बात करेंगे त्वरण की। तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ध्यान रखना, त्वरण का जो फार्मूला होगा वो वेग परिवर्तन बटे समय होगा। तो यहाँ पे हमें वेग परिवर्तन लिखना है, एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा त्वरण आ जाएगा। त्वरण को हम एक ही लिख लेंगे और ये हमारा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण का फार्मूला हो जाएगा। ध्यान रखना, a बराबर v माइनस यू। यहाँ पर हमारा u क्या है, ये हमारा u है प्रारंभिक वेग, और जो हमारा ये v है ये हमारा कौन सा है, अंतिम वेग है। और अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो हमारा ये अंतर आ जाएगा, यानी वेग में परिवर्तन आ जाएगा। और t क्या है, हमारा समय, या तो आपको पता है। और हम बात करते हैं a के मात्रक की, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना है, आपका त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद हम अगला डिस्कस करने वाले हैं गति की। जो समीकरण हमें पता है कि 3 समीकरण होते हैं, उनके फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो गति का जो पहला समीकरण है उसका फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण। अब आपको इसमें सारी चीज़ें पता होंगी किसको क्या कहते हैं। हमने बता दिया कि v क्या है, हमारा अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, a हमारा त्वरण हो चुका है और t हमारा समय है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। गति की द्वितीय समीकरण की बात करें तो गति की द्वितीय समीकरण हमारी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s हमारा क्या होता है, ये हमारी दूरी होती है या फिर कह सकते हैं विस्थापन। तो दूरी या विस्थापन दोनों हो सकते हैं। u हमारा प्रारंभिक वेग है, आप लोगों को बता चुके हैं हम। तो u हमारा प्रारंभिक वेग है, t हमारा क्या है, समय है, और a हमारा क्या है, त्वरण है। तो ये आपका गति की द्वितीय समीकरण में फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति की तीसरी समीकरण की बात करें तो गति की तीसरी समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो v हमारा अंतिम वेग, u हमारा प्रारंभिक वेग, a हमारा त्वरण है, s हमारा विस्थापन और दूरी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए यहाँ पे गति की तीनों समीकरण के। इसके बाद हमारे पास 2 फॉर्मूले इस चैप्टर में और हैं। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का अगर पूछा जाए तो दूरी के लिए हम s बराबर लिख लेंगे u प्लस 1/2 a
2n-1। तो ये होता है nवें सेकंड में तय की दूरी की पूछा जाए कि कोई मान लो कार है 25 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर की चल रही है, त्वरण दिया है और पूछा जाए कि 10वें सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 10वें सेकंड के लिए मतलब वो nवें सेकंड के लिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा nवें सेकंड के लिए। जिस सेकंड के लिए पूछा जाए उसके लिए आपको लगाना है nवें सेकंड के लिए, बाकी तो ए और यू तो आपको पता ही है। अब बात करें वृत्तीय गति में रेखी चाल, तो वृत्तीय गति के लिए क्या होता है, वृत्तीय गति में जो रेखी चाल होगी हम v से ही लिख रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2πr, क्योंकि वहाँ पर वृत्तीय गति में जो दूरी हमारी कवर होती है वो परिधि के बराबर होती है, वो परिधि हमारी कितनी होती है 2πr, और अपॉन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वृत्तीय गति के लिए जो हमारा चाल का सूत्र होगा वो 2πr अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, अगर n चक्कर लगा रहा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू 2πr अपॉन टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्कर कि जितने चक्कर वृत्तिगत में लगा रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे हो गए गति के चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज हुए इनको डिस्कस किया है। अगला चैप्टर हमारा जो होगा बल तथा गति के नियम, उसमें जो फार्मूला यूज होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं बल तथा गति के नियम में कौन कौन से हमारे फार्मूले यूज हुए हैं। तो सबसे पहला फार्मूला यानी संवेग और मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संवेग बराबर होता है, हम यहाँ पे पहले हिंदी में लिख देते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान का गुणा करा देंगे अगर हम वेग से। तो ध्यान रखना है संवेग का फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग, और संवेग को हम p से लिखते हैं, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं और वेग को हम v से लिखते हैं। तो संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा p बराबर हो जाएगा m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इसकी यूनिट की बात करें यानी मात्रा की बात करें तो m से हमारा क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम kg में नापेंगे, v हमारा वेग होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p बराबर m इंटू वी। यहाँ पे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम की बात करें तो ये जड़त्व के नियम पर आधारित है। जड़त्व तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व होता है, एक तो विराम का जड़त्व होता है और तीसरा हमारा दिशा का जड़त्व होता है। तो गति का प्रथम नियम ध्यान रखना है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है, और जड़त्व भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यूटन के प्रथम विषय जो प्रथम नियम है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दिया है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय जो हमारा द्वितीय नियम है, ठीक है, यहाँ पे प्रथम नियम के बाद हमने यहाँ पे गलती से यहाँ पे क्या लिख दिया है, तृतीय लिख दिया है, तो ये आपका तृतीय नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। तो द्वितीय नियम में आपके 2 फॉर्मूला है, एक बल का सूत्र है F बराबर हो जाएगा m इंटू ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। यहाँ पे F हमारा क्या है, बल है, m आपको पता है हमारा क्या है, द्रव्यमान है, a हमारा क्या होने वाला है, त्वरण होने वाला है। और बात करें इस बल के, तो इस बल का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में जो हमारा बल का सूत्र है उसका जो मात्रक है वो न्यूटन के नाम पर ही है, यानी न्यूटन होगा। ठीक है, ये एक फार्मूला दिया था। दूसरा फार्मूला दिया था कि जो किसी भी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो होता है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन को हम दिखाते हैं डेल्टा से, और यहाँ पे लिख देना पी, क्योंकि संवेग को हमने किससे दिखाया, पी से दिखाया। तो ये हो गया पी मतलब संवेग, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब टाइम, तो F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये भी एक सूत्र होता है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में। ये आपका क्या है, P संवेग है, और ये संवेग में क्या है, परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन है, और ये T हमारा क्या है, समय है, समय को हम यहाँ पे दर भी लिख सकते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। तो ये हमारा न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में 2 फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम हमारा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम है, यानी किसी भी वस्तु पर आप जितनी भी क्रिया करेंगे विपरीत प्रतिक्रिया आपको उतनी ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपका होगा तृतीय नियम का। इसके बाद बात करें हम बल के आवेग की, तो बल का आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यानी जितना भी आपका संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही आपका क्या होगा, आवेग होगा। तो आवेग को हम यहाँ पे आई से लिख रहे हैं, और संवेग परिवर्तन तो आपको पता है क्या होता है, डेल्टा पी होता है। तो आई बराबर डेल्टा पी। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया है, F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आप यहाँ से डेल्टा पी निकालेंगे तो डेल्टा टी आपका F के गुणे में जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा पी बराबर जो आएगा वो F इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर चाहें तो डेल्टा पी की जगह पर रख दीजिए F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से भी। तो इम्पल्स यानी आवेग का फार्मूला बल के फॉर्मेट में आपका क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक की बात करें तो देखिए आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यानी जो संवेग होगा वही आपका आवेग होगा। तो आवेग का मात्रक जो हो जाएगा वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा, क्योंकि आवेग और संवेग दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी निकाय या किसी भी वस्तुओं का जो भी संवेग आपका पहले होगा वही संवेग आपका बाद में रहेगा। तो हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, एक m1 है जो कि u1 वेग से गतिशील है,
और दूसरी हमारी M2 है जो कि U2 से गतिशील है। ये प्रारंभ की बात कर रहे हैं, जब अलग अलग गतिशील है तब इनका जो संवेग होगा, उसके बाद जब ये एक दूसरे से टक्कर करेंगी, फिर मान लेते हैं ये M1 जो होगा वो V1 गति से हमारा चलेगा, और जो M2 होगा वो V2 गति से गतिशील होगा। तो कहने का मतलब है कि टक्कर से पहले का जो निकाय का जो संवेग होगा वो टक्कर के बाद भी जो निकाय का संवेग होगा उसके बराबर होगा। तो हम संवेग को P से लिखते हैं, तो पहली वस्तु का संवेग यानी P1, दूसरी वस्तु का संवेग P2, और बराबर टक्कर के बाद वाले का हम P1 डैश मान लेते हैं, और टक्कर के बाद जो दूसरी वस्तु है उसका P2 डैश मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम रखना चाहें तो P1 बराबर हमें संवेग का सूत्र पता है, P बराबर क्या होता है M इंटू V, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पे पहली वस्तु के लिए देखते हैं तो क्या होगा, द्रव्यमान M1 है और वेग कितना है U1 है, तो M1 U1 आ जाएगा। दूसरी वस्तु का संवेग अगर हम देखें टक्कर से पहले तो द्रव्यमान M2 है और वेग हमारा क्या है U2 है। टक्कर के बाद जो हमारा द्रव्यमान है वो M1 है, वेग हमारा क्या है V1 है। फिर दूसरी वस्तु का हमारा क्या है M2 है, तो V2 है। तो हम संवेग संरक्षण के नियम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, टक्कर से पूर्व जितना भी निकाय का संवेग होगा, टक्कर के बाद का भी निकाय का जो संवेग होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हम डिस्कस करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने नियम दिया था, इसमें क्या बताया था कि दो द्रव्यमान होंगे, एक मान लेते हैं M1 है, दूसरा क्या है M2 है, और मान लेते हैं वो एक दूसरे से r दूरी पर यानी कुछ दूरी पर रखे हैं। तब जब भी कोई दो द्रव्यमान होंगे और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच में एक बल काम करेगा, और उसी बल का सूत्र उन्होंने दिया था G M1 M2 बटे r²। ठीक है, तो ये आपका F क्या हो जाएगा, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का बल का है ये बल हो जाएगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे स्थिरांक आता है यानी नियतांक आता है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ पे G बराबर दी है, और इसका मात्रक भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। M1 M2 आपके क्या हो जाएंगे, ये पिंडों के द्रव्यमान हो जाएंगे, और R क्या हो जाएगी, दोनों पिंडों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो दोनों पिंडों के मध्य की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। दोनों पिंडों के मध्य की ये आपकी दूरी हो जाएगी, और ये M1 M2 क्या है, पिंड के द्रव्यमान है, इनके बीच में ही क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो पिंड के द्रव्यमान है। ठीक है, तो बल का सूत्र तो आपको पता ही क्या होता है, बल का सूत्र हमने आपको बता रखा है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे G का अगर सूत्र निकालना हो तो यानी G की वैल्यू बतानी हो तो 6.67 × 10⁻11 होगी, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला फॉर्मूला बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को हम G से लिखते हैं, और ये G हमारा क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है। M क्या है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसका होगा, जिसकी हम बात करें तो ये पृथ्वी का ही द्रव्यमान होगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। R क्या होगी, ये आपकी त्रिज्या होगी, और किसकी त्रिज्या होगी, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी। ठीक है, और ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि जो त्वरण का मात्रक होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको अंत तक देखना है, क्योंकि आपके काफ़ी काम आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, या जो आपके फॉर्मूले बता रहा हूँ आप काफ़ी काम आएंगे। तो आगे अभी कुछ और बचे हुए उनको भी हम डिस्कस करते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए अगर गति की समीकरणें हमें सुधारनी हो तो क्या सुधार करना होगा। तो गति की प्रथम समीकरण आपको पता है V बराबर U प्लस AT होती है, द्वितीय समीकरण X बराबर UT प्लस हाफ AT² होती है, और तृतीय समीकरण V² बराबर U² प्लस 2x होता है। तो अब यहाँ पे बात करें कि अगर जब कोई भी पिंड नीचे गिर रहा हो तो उस कंडीशन में क्या करना होगा। मान लेते हैं कोई पिंड है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है यानी पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एक जगह पे क्या लेना है, G लेना है, प्लस G, और G की वैल्यू को पता होनी चाहिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये होती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ A है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस G कर देंगे। तो पहली समीकरण हमारी गति की बन के आएगी V बराबर U प्लस GT हो जाएगी। दूसरी X बराबर क्या हो जाएगी, UT प्लस 1/2, एक ही जगह पे G हो जाएगी और GT²। ठीक है, तीसरी हम बात करें तो V² बराबर क्या हो जाएगा, U² प्लस 2, एक जगह पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और S को भी हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि S जो हमारी होगी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये आपको हाइट हो जाएगी। तो S बराबर जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, H ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम H कर देंगे। यहाँ पर भी आप क्या कर लीजिए, H कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई की बात हो रही है तो हम जो दूरी है उसको हम H से कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये तो तब होगा जब पिंड नीचे गिर रहा हो। और दूसरी कंडीशन में बात करते हैं जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा हो, तो जहाँ पर A है वहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस G कर देना है, और जहाँ पर आपको S लेना है वो आपको H ही लेना है। तो एक जगह पे क्या लेना है, माइनस G लेना है। तो पहली समीकरण जो हमारी बन के आएगी वो V बराबर U माइनस GT हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा G है वो माइनस हो जाएगा। दूसरी समीकरण H बराबर क्या हो जाएगी, UT और माइनस का 1/2 GT², क्योंकि G की वजह से ये जो प्लस का चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीसरी समीकरण V² बराबर हमारा U² प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो G है वो अब माइनस हो जाएगा। तो गति की समीकरणें इस प्रकार से चेंज होंगी जब पिंड नीचे आएगा और जब पिंड ऊपर की ओर गति करेगा। तो इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए आपके सामने लिखे हैं
पिंड के भार की। तो जब भी कोई वस्तु रखी है, मान लेते हैं ये m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, तो इस पर बात करिए तो इस पर एक हमेशा एक g जो कि होगा गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगेगा। इसकी वजह से इसका जो भार निकल के आएगा w, तो वो m और g के गुणा के बराबर होगा। तो किसी भी पिंड का अगर भार देखना है तो वो क्या होगा, उसके द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। और भार को हम चाहे तो एक प्रकार से बल भी कहते हैं, तो ये न्यूटन में ही इसका लिखा जाएगा। दाब की बात करें तो दाब हमारा P बराबर होगा F/A। ठीक है, तो हमारा P हमारा क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। F हमारा क्या है, बल है। और A हमारा है जिस सतह पर बल लगाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, सतह का क्षेत्रफल, यानी जहाँ पर भी बल लग रहा है उस सतह का क्या ले रहे हैं, सतह का क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो दाब का जो सूत्र होता है आपको पता हो गया, P बराबर क्या होगा, F/A। और दाब के हम मात्रक की बात करें तो दाब का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। यहाँ से भी आप निकालना चाहें तो F हमारा बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और A हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है, यानी मीटर स्क्वायर होता है। तो दूसरा जो हमारा दाब का मात्रक आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एक हमारा क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर होता है हमारा, घनत्व को हम रो से लिखते हैं। ध्यान रखना, घनत्व को किससे लिख रहे हैं, रो से। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम m से लिख रहे हैं, बटा आयतन, आयतन को हम v से लिख रहे हैं। तो ये हमारा घनत्व का सूत्र हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। और इसकी यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान को हम kg में लिखते हैं और आयतन को हम यहाँ पे मीटर क्यूब में लिख रहे हैं। तो हमारा जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। और घनत्व को हम किससे लिख रहे हैं, रो से लिख रहे हैं। आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व क्या होगा कि आप जिस भी पदार्थ का घनत्व निकाल रहे हैं उसका घनत्व आप ऊपर लिखिए और नीचे आपको हमेशा जल का घनत्व लिखना है, तो आपेक्षिक घनत्व आपका निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले जो हमारे हैं वो गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में यूज हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले चैप्टर के कुछ फॉर्मूलों को। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में जो जो हमारे फॉर्मूले यूज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य के बारे में ही। तो कार्य को हम W से लिखते हैं। W बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बल गुणे विस्थापन और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा। और ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्य का सूत्र हो जाता है। तो कार्य को हम W से लिखते हैं। F हमारा क्या है, बल है। और ये S क्या है, बल लगाने पर जो हुआ क्या है, विस्थापन है। और ये जो कॉस थीटा में जो हमारा थीटा है ये कोण है, किसके बीच का कोण है, बल और विस्थापन के मध्य कोण है। ध्यान रखना है, बल और विस्थापन के मध्य क्या है, ये कोण है। ध्यान रखना है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा कार्य है W, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल हो जाएगा। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁷ अर्घ होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को हम K से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो ये 1/2 m हमारा द्रव्यमान है, v हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका मात्रक भी हमारा क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा को हम जूल से ही नापते हैं। फिर एक यहाँ पे गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला देख लीजिए, संवेग के फॉर्मूले में। तो ये हमारा P क्या है, संवेग है। ध्यान रखना है, P को संवेग कहते हैं। M हमारा क्या है, द्रव्यमान है। K हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला और संवेग के फॉर्मेट में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हम यहाँ पे U से लिखते हैं। और U बराबर जो होता है M × G × H। तो M हमारा द्रव्यमान है, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, H हमारी क्या है, जिस तल से या जितनी ऊंचाई पर हम ये जो स्थितिज ऊर्जा है चेक करें उतनी की है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पे कार्य, ऊर्जा और शक्ति में यूज हुए, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति में हमारा एक और फॉर्मूला बचा है जो कि शक्ति के बारे में बचा है। शक्ति को हम पावर कहते हैं, यानी P कहते हैं। P बराबर जो फॉर्मूला होगा वो W/T होगा। और W हमारा क्या है, कार्य है। ध्यान रखना है, कार्य। और T हमारा क्या है, समय है। तो इस प्रकार से इसकी अगर हम मात्रक बनाना चाहें तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय को आपको पता है का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पे P का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका P बराबर W/T हो गया। एक इसका एक अश्वशक्ति बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो 746 वाट होता है, ये भी याद रखना है। और P का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, क्योंकि W बराबर हमने पीछे एक और लगा सकते हैं, क्योंकि W जो हमारा कार्य है, कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा को हम कन्वर्ट करते तो mgh लिख सकते हैं, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, T। तो शक्ति का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे एक और लगा सकते हैं, कार्य को हम ऊर्जा के फॉर्मेट में बदल के। ठीक है, अगला यहाँ पे शक्ति का एक फॉर्मूला और लिखा है, यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो उस केस में आपका जो शक्ति है वो बराबर होगी बल गुणे वेग के बराबर। ध्यान रखना है, शक्ति क्या कब होगी, बल गुणे वेग के बराबर, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो। तो उसलिए शक्ति का जो फॉर्मूला होगा वो F × V होगा। ठीक है, तो ये हमने कार्य और शक्ति ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारा ध्वनि में कुछ बचा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर हमारा ये पूरा जो फिजिक्स है क्लास 9 की, जिसमें जितने फॉर्मूले हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आवृत्ति है, आवृत्त को हम यहाँ पे n से लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो आवृत्त का फॉर्मूला देखने के लिए एक वेग का फॉर्मूला याद रखें। V बराबर क्या होता है,
एन लैम्डा, यही हमारा एन है, तो एन बराबर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वी अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आवर्त का एक फार्मूला हो जाएगा और यही हमारा यहाँ पे वेग का हो जाएगा। तो वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होगा, वी बराबर एन लैम्डा। ठीक है, तो ये वेग हो जाएगा हमारा और ये हमारी एन क्या हो जाएगी, आवृत्त हो जाएगी। यहाँ पर आवृत्त का मात्रक क्या होता है, हर्टज होता है, ये भी याद रखना, आवृत्त का मात्रक हर्टज हो जाएगा। लैम्डा हमारी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, इसका जो मात्रक होगा वो मीटर हो जाएगा। और आवृत्त का एक फॉर्मूला और होता है, एन बराबर होता है वो 1/t। टी हमारा क्या होता है, समय। समय को इस चैप्टर में आवर्त काल के रूप में पढ़ा गया है, तो ध्यान रखना है आवर्त काल एक प्रकार क्या क्या है, समय है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आवर्त का एक फॉर्मूला एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। और आवर्त का जो हम मात्रक की बात कर चुके हैं, तो मात्रक पहला हमने क्या बताया, आपका हर्टज बताया, दूसरा याद रखना है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो दो इसके यहाँ पे आवर्त के क्या हो जाएंगे, मात्रक हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है। और वेग का फॉर्मूला वी बराबर एन लैम्डा हमने यहाँ पे बता दिया। फिर प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी का एक सूत्र होता है, तो यहाँ पे जो दूरी होती है उनकी बीच की टोटल दूरी का सूत्र हमने लिख दिया, 2d बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो ये प्रतिध्वनि सुनने का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सभी फॉर्मूले जितने भी आपके ये चैप्टर में यूज हुए हैं आपके फिजिक्स में, जो कि 9th क्लास में, सभी डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को पसंद भी आए होंगे, काफ़ी स्पीडअप में हमने जल्दी जल्दी डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती तो आप आराम से इसको देख सकते हैं।